नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अभी हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए, उनको लेके। क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी की सीटें कम आई या दूसरे और जो दूसरे हम जनरल जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसपे उस पे हम बहस नहीं करना चाहते। हम दूसरे फैक्टर्स पे बात करना चाहते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी भी हिंदुस्तान की सियासत में या पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति में। एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो ये जो प्री पोल सर्वे और पोस्ट पोल सर्वे जो आए उनकी वजह से मैं समझता हूँ रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनको सही स्थिति की पता नहीं चला। भारतवर्ष के अंदर बहुत मुश्किल है बहुत कि सही पोल सर्वे आप, क्योंकि बहुत सी जातियां ऐसी हैं, पिछड़ी हुई जातियां, दलित, जो कभी बताते नहीं। उनको डर भी लगता है कि कहीं सही बता देंगे किसको वोट डाला तो उनके घरों में आग भी लगाई जा सकती है, और ऐसा हुआ भी है। वो लोग बताते नहीं हैं। और दूसरे जो सर्वे का वो होता है वो बहुत छोटा होता है, 5,000, 10,000, 50,000, उससे पता नहीं चल सकता। या 5 लाख भी हो तो नहीं पता चलेगा। मुल्क बहुत बड़ा है, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। ये जो सेफालिस्ट हैं इनकी कभी तो चल जाती है क्योंकि वो हवा देख के बात करते हैं, दवाई। दूसरी बात ये कि भारत का जो वोटर है वो बेसिकली जो है वो बहुत डेमोक्रेटिक है, और वो बहुत एक्सट्रीमिज्म में विश्वास नहीं रखता। वो थोड़ी देर के लिए जरूर आ जाता है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज या इस किस्म के जो आते हैं उनके उसमें, लेकिन अदरवाइज वो उसका एक ही पर्पज रहता है। वो बेसिकली देखा जाए तो जो है मध्यम पाथ में विश्वास करता है, यानी ना तो बहुत एक्सट्रीमिज्म होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा राइट विंग या लेफ्ट विंग, दोनों एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट कर देता है, उसको नहीं पसंद। और दूसरी बात ये भी है कि ये मध्यम पाठ बहुत पुराना है भारत का, बुद्धा के समय से जो आइडियोलॉजी आई है तब से अब तक चला, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, इसी चीज से वो इन्फ्लुएंस्ड रहता है। वरना बहुत पहले हम भारतवर्ष में कम्युनिज्म आ जाती, जिस तरह की अंग्रेज जब गए थे, जिस तरह की गुर्बत थी, उसमें चाइना में बगल में आ गई, और बहुत से ऐसे देश थे जहाँ पे आई। रशिया में भी बहुत पॉवर्टी थी, वहां भी आ गई, लेकिन भारत में नहीं सब किया। एक तो यहाँ का लोग जो है कि लोग जो है वो गॉड फियरिंग है, वो धार्मिक है, और वो धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन उनका धर्म बिल्कुल अलग है, लिबरल वैल्यूज का है उनका धर्म। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ के ऊपर हम देख रहे हैं लगातार पॉलिटिकल पार्टीज मिस्टेक कर रही, जनता नहीं कर रही मिस्टेक। उसी के कारण वर्ष ये लोग इलेक्शन हारते हैं। दूसरे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, डेमोक्रेसी के अंदर एक तरीका होता है काम करने का, ये पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर जो है वो नहीं करती। पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी तो होती ही नहीं यहाँ, इसीलिए आते हैं चली जाती हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई चली गई। तो ये जब तक के नहीं। और दूसरी बात ये कि ये नहीं होता कहीं भी डेमोक्रेसी में हो संभव है कि दिल्ली में एक आदमी बैठ के, जो पार्टी का हेड है, वो तय करे कि इलाहाबाद में या चेन्नई में या बनारस में कौन इलेक्शन लड़ेगा। अरे भाई, लोकल कमेटीज होती हैं हर शहर की, हर गांव की, हर शहर की, वो तय करती हैं कि किसको लड़ना है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उनको तय करना चाहिए। और अगर कोई पर्सनैलिटी लीडर है तो उसको डरना नहीं चाहिए, उसको काहे के डरना। सिर्फ ये होता है कि हम अपने लोगों को लिए, अगर आप बढ़ के हैं, इतने बड़े लीडर हैं, तो आप कोई चैलेंज नहीं करेगा, सब आपके साथ रहेंगे। तो ये एक तो ये डायनेस्टिक रूल जो था, अब इससे पहले जो थे डायनेस्टिक, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर थी, उसको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक जगह, और जनता का उस पर फेथ था, इसलिए इतने समय तक उन्होंने रूल किया। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी, जब तक के पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, तक बीजेपी के अंदर तो फिर भी काफी हद तक हम देखते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी है। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में तो नाम के
इलेक्शन में पहले तय हो जाता है किसको प्रेसिडेंट बनाना है, उसके बाद सब लोग बैठ के तय करते हैं। ये डेमोक्रेसी। एक विजन पेपर होना चाहिए। आइडियोलॉजी जो होती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी साफ है, आपको मालूम है, सबको मालूम है। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो उस पर के काम करती है। उसकी बेसिक आइडियोलॉजी जो है वो सेकुलरिज्म है, उसका एजेंडा सेकुलरिज्म है, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे, उसी की वजह से उनका डिक्लाइन हुआ और खत्म हुआ। फैक्टर्स और भी थे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और अभी भी उनके यहाँ अगर वो पार्टी फैलती है बनती है तो फिर उनके यहाँ ये इशू मच कर जाता है। इस पे बोली सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व, ये नहीं सकते। सॉफ्ट हिंदुत्व से फायदा होगा तो हार्ड हिंदुत्व। सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण वर्ष हमने देखा कि बीजेपी का बेस बड़ा कम है। यहाँ पे कोई भी पार्टी अगर इस तरह की बात है, यहाँ का लोग सेकुलर है, आम जनता यहाँ की सेकुलर है, वो जानती नहीं कि सेकुलरिज्म क्या है। यानी सेकुलरिज्म से मतलब ये कि वो डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी में विश्वास रखती है, वो सब धर्म की बात करती है, सब धर्म को रिस्पेक्ट करती है। दूसरी बात यह है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है यहाँ की सियासत में और यहाँ की राजनीति में, वो है डेवलपमेंट। आपको शुरू से ये इशू बना रहा है डेवलपमेंट, और रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। भारत के अंदर पिछले दिनों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। मोदी जी के पीरियड में इकोनॉमी जो है 3, 3.5, 4 ट्रिलियन डॉलर की। मगर समस्या ये है कि पैसे वाले और पुअर, यानी रिच एंड पुअर गैप बहुत बढ़ता चला, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से ये गैप बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है ज्यादा, यूथ में फ्रस्ट्रेशन है, और इन सब चीजों का सीधा इलेक्शन पे रिजल्ट पड़ता है। अब वो डेवलपमेंट कैसा हो, डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, और वो तभी हो पाएगा। और जो स्टेट्स पिछड़ गई हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, या जो भी है, और भी उनका क्या नाम लेना, उन पे खास खास ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशल तरीके से स्पेशल पैकेजेस देने पड़ेंगे वहाँ पे। डेवलपमेंट दोनों तरह का होगा। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट, औरतों का पार्टिसिपेशन और बढ़ना चाहिए, और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जिस लेवल पे जानी चाहिए वो नहीं पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पहुंचा पाती। ये फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर एक पार्टी को वोट देते हैं, वो नहीं जब काम करती तो दूसरे को लिए आते हैं। ये एक ऐसा इशू है। दूसरी बात ये कि दोनों किस्म का ये जरूरत है। एक तो ये कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत है की बहुत जरूरत रहती है। इसके मतलब ये है कि भारत पर हमें प्रोडक्शन, भारत की चाह क्या है, भारत की क्या एस्पिरेशन है, ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना इसको, और सर्विस प्रोवाइडर सेंटर पूरी दुनिया का, ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन, जैसा कि चाइना, लेबर सस्ता है, अंग्रेजी बोलने वाला है, कंप्यूटर सेवी है, और सारे गुण है उसके पास, टेक्निकल क्लास है, सब कुछ है, उसके बाद भी नहीं बन पा रहा। यानी करोड़ों यहाँ का वर्कर जाके अरब देश में, यूरोप में, अमेरिका में काम करना है, वहां की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना, लेकिन यहाँ पे उसका यूटिलिटी नहीं है, इसीलिए बाहर चले। उम्मीद कर, अगर मैं समझता हूँ कि जो कंडीशन, जिस तरह की सैलरीज वहां मिल रही है तो यहाँ भी मिलेगी, नहीं रहेगा, किसी को बाहर जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो एक तो कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए सब, और दूसरी तरफ ये रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बात करते हैं। दूसरे ये कि यहाँ पे जब तक कि इस तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक वीमेन 50% वीमेन है, अगर उसको उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा हर राजनीति में भी और हर सेक्टर में, वगैरह, ये पॉलिटिकल पार्टीज आम तरीके से करती है। और दूसरी बात ये कि अगर एग्रीकल्चर, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अंदर कृषि को अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो वो पॉलिटिकल पार्टीज कभी इलेक्शन नहीं जीत सकती। किसान मूवमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और जब बीजेपी की सीटें कम हुई, उसकी इन्होंने प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से एनालिसिस नहीं की। धरती को यहाँ के लोग माता के रूप में देखते हैं, आप छीन नहीं सकते। अगर उनको ये दिमाग दिया लार्ज स्केल कैपिटलिस्ट फार्मिंग होगी तो वो उसको एक्सेप्ट
चाहे कितनी छोटी हो धरती है उसकी, वो पहले पूजा करता है फिर खेती करता है शुरू। ये उसकी बेसिक उसकी साइकी में है कि पूजा करता है। के लिए आप समझ सकते हैं कितना महत्व है धरती का। और फिर उसके बाद ये कि उसको नुकसान हो रहा है लगातार, वो डेफिसिट में है, लोन नहीं अदा कर रहा था, जितना खर्चा होता है खेती में उससे कम उसको मिलता है बेचने के। ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद हाई यील्डिंग, नई चीजें, नई वैरायटीज, फिर तरीका खेती का जो आ चुके हैं वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लार्ज स्केल बहुत जबरदस्त मार्शल प्लान की तरह काम करने की जरूरत है इसमें। और फिर दूसरी बात ये भी है कि खेती के अलावा दूसरी नई चीजें, पशुपालन, मछली पालन, गवर्नमेंट इन सब बातों पर ध्यान देती है, मगर जिस तरह होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। करप्शन खत्म होना चाहिए, जनता परेशान आ चुकी है, हर तरह का करप्शन, जिसका सब जानते हैं, बताने की जरूरत है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो किसान बहुत जरूरी है। नए डैम्स, चेक डैम्स, स्मॉल डैम्स, तालाब बनाने चाहिए, लगातार काम होता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सब्सिडीज जो उसको मिलती है लेनी पड़ेगी जब तक कि वो पार। पशुपालन में इतना फायदा है, लेकिन ये कि उसके ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया अभी तक। हम पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं अपने जानवरों को, और एक ही तरह के नहीं पशु, सिर्फ मीट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बहुत सी चीजें हैं जो मार्केट में जिनकी जरूरत है। हॉर्सेस, अरे सो में नहीं है। फिर ये भी है, पानी की कमी है, खेती अभी भी डिपेंडेंट है मानसून पे, वेदर बहुत तेजी से बदल रहा है, कुछ पता नहीं रहता। मानसून सही वक्त पे आएगी नहीं आएगी पता चला, पहले पानी बरस गया, फिर उसके बाद जब मानसून का समय आया तो पानी गायब हो जाता। सब चीजों, सब सॉइल वाटर बहुत नीचे हो गया है, उसको ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए हर तरफ। और समझता हूँ कि बहुत अच्छा सुझाव ये है कि जो शहर के अंदर सड़कों का जो का पानी है उसको अगर कहीं एक जगह पिक कर लिया जाए शहर में, डैम्स जरूरी नहीं कि दिल्ली के अंदर ही बने, दिल्ली में जगह नहीं है, दिल्ली कहीं बाहर भी जाके बनाने और पाइप से पानी लाया जा सके, बड़ी लेक जैसे बॉम्बे में पवई लेक और उसकी लेक है, इस तरह की हर शहर को अपनी बनानी पड़ेगी। इंटरलिंकिंग जो है रिवर का, वो मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा प्रोपोजल है। उसकी वजह ये है कि सेंट्रल एशिया में रशियंस ने किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि जो रिवर का पानी समुंदर में नहीं गया, समुंदर दूर चला गया, चलता चला गया, मीलों दूर हो गया, और समुंदर के अंदर सॉल्ट बढ़ गया, नमक ज्यादा हो गया, सॉल्ट, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ खत्म हो गई। और लोग जो डिपेंडेंट थे समुंदर पे मछली पकड़ने के लिए या दूसरी चीजें, वो उनका व्यापार भी खत्म हो गया। हमको ये बातें बहुत सोच के समझ के स्टडी करके करनी चाहिए, किसी के नेचर से अगर आप ज्यादा प्ले नहीं कर सकते, जितना पानी है समुद्र में आप थोड़ा ही सा पानी रोक सकते हैं कि तो समुद्र में नहीं जाएगा तो फिर वहां पे दूसरी क्राइसिस खड़ी कर देगा। इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत जरूरत है काम करने की, और भारत ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको और आगे सिर्फ बातें नहीं करनी, उसको मैं समझता हूँ कास्ट फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको अब तक गायब हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर वो एक ऐसा इनबिल्ट सिस्टम है लगता है कि कभी, लेकिन जब तक के इन बैकवर्ड कम्युनिटीज जिनको हम कहते हैं पिछड़ गई है किसी कारणवश, उनके अंदर भी जागरूकता की जरूरत है कि वो अपने स्वयं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोले। कोई भी कम्युनिटी सरकार की, केवल सरकार पे जो निर्भर करती है वो डेवलप नहीं कर पाती। सिख कम्युनिटी कितनी छोटी है, उसने कितनी तरक्की की, मेहनत की, मजदूरी की, उन्होंने अपना बैंक बनाया, उन्होंने अपने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, क्वालिटी एजुकेशन दी, एग्रीकल्चर में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की, बहुत आगे। अगर यूपी, बिहार,
बंगाल और जो उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में अब अलग अलग जगहों पे बहुत मतलब राजस्थान ज्यादा जगहों पे जरूरत है कि ये जो पिछड़ी जात के लोग स्वयं भी इनिशिएटिव लें और उसके बाद अपना डेवलपमेंट, अपने बैंक बनाए। कौन रोकता है कोऑपरेटिव बैंक बनाने से? कोई नहीं रोकता है। छोटे छोटे बैंक बने, कोऑपरेटिव बैंक बने, आपस में स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, एजुकेशन को स्प्रेड करें, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 60s में तय किया था कोई स्कूल खोलेगा, उसने आज सैकड़ों या हजारों स्कूल उसके चल रहे। एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है उनका, और उसमें सभी धर्म के बच्चे आके पढ़ते। ये सब चीजें पॉलिटिकल पार्टीज अगर ध्यान नहीं देंगी, विजन पेपर होना चाहिए जिनके ऊपर काम किया जाए। कल्चर, भारत में कल्चर का बहुत रिवाज है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। कल्चरली रिच है, इतने इतने सीजन्स हैं यहाँ पे, चार सीजन्स हैं, बहुत कम यहाँ पे मिलेगा। इतनी वैरायटी है खाने की, फलों की, जो कहीं फलों गरीब है, ये सोचने की बात। हमें कृषि और प्रोडक्शन हब भारत को बनाना है, जिसकी बात कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज बहुत समय से बात कर रही है। बीजेपी भी वचनबद्ध है। उम्मीद है कि 5 सालों में रियल डेवलपमेंट होगा, ताकि जो गैप है अमीरों का और गरीबों का वो कम हो। कभी जो भी पार्टी इन चीजों पर ध्यान नहीं देती, वो पार्टी पावर से चली जाती। और ये सोच लेना कि अगर मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर उसको पूरी छूट होनी चाहिए। अगर मीडिया कंट्रोल हो जाता है तो सरकार को भी, और जो एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस, उनके पास भी सही है, वो भी मीडिया से काफी डिपेंडेंट रहते हैं। और फिर उसके बाद वो स्वयं इसको आगे उसके ऊपर लीड लेके काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इस चक्कर में नुकसान। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही नया पॉडकास्ट लेके आएंगे, खासतौर से भारत की विदेश नीति अगले 5 साल में क्या होगी। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।